हाय गाइस, वेलकम बैक टू फार्माकोलॉजी विद आरुषि। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जेंट्स या फिर एंटी एपिलेप्टिक्स, जो कि हमारे एपिलेप्सी को ट्रीट करने में काम आता है। ये कैप्लन की बुक है और हम यूएसएमए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 4 यूनिट ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एपिलेप्सी होती क्या है? एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जो कि किसी भी ट्रॉमा या शॉक की वजह से क्रिएट हो सकती है। इसमें जो हमारी ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वो रिजल्ट करती है हमारे सीजर में। ठीक है, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमें मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ध्यान देना है कि ये एंटी कन्वर्जेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या, ये काम कैसे करते हैं, और दूसरा कि कौन कौन से एंटी कन्वर्जेंट्स किस किस सीजर के लिए काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हो क्या रहा है, जो हमारे सेरिब्रल न्यूरॉन्स में एक सब हो रहा है, प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग हो रही है और इसी की वजह से हमारा सीजर अकर हो रहा है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? 4 है मेन। पहला कि या तो सोडियम आयंस को आने के लिए रोक दो, उनको रोक दो, क्योंकि सोडियम अंदर आएगा तभी डीपोलराइजेशन होगा, तो उसको रोक दो। ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये कौन करेगा? कार्बामेज़ेपिन और फिनेटोइन। ठीक है, तो कार्बामेज़ेपिन और फिनेटोइन क्या हुए? हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि गाबा को फैसिलिटेट कर दो, गाबा को इंक्रीज़ कर दो। अब हमारे सीएनएस में गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है, तो वो इनहिबिट कर देगा और डीपोलराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एड ऑन ड्रग्स की तरह यूज़ होता है और इसके एग्जांपल है बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। तीसरा ये है कि डिक्रीज्ड एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब सीएनएस में इनहिबिटरी तो कौन था? गाबा। एक्साइटेटरी कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड को कम कर दो, एक्साइटेशन होगी ही नहीं, डीपोलराइजेशन होगी ही नहीं, सीजर आएगा ही नहीं। ये काम कौन करता है? लैमोट्रिजीन और टोपिरामेड। ठीक है, और लास्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स थ्रू टाइप टी चैनल्स। तो टी टाइप के कैल्शियम चैनल्स का डिक्रीज कर दो, तो उससे भी हमारी हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? इथोसक्सिमाइड और वैल्प्रोइक एसिड। तो इथोसक्सिमाइड और वैल्प्रोइक एसिड क्या हुए? हमारे कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकर। ठीक है, दोबारा अगर मैं रिपीट करूं, ये 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकर, तीसरा गाबा फैसिलिटेटरी और चौथा ग्लूटामेट इनहिबिटरी। ठीक है, कौन कौन था? सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन है? कार्बामेज़ेपिन, फिनेटोइन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन है? इथोसक्सिमाइड, वैल्प्रोइक एसिड। गाबा फैसिलिटेटर कौन है? बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन। और ग्लूटामिक एसिड को डिक्रीज़ करने वाले कौन है? लैमोट्रिजीन और टोपिरामेड। ठीक है, अब हम ये वाले टेबल देखेंगे, सीजर स्टेट्स एंड इफेक्टिव ड्रग्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर के लिए कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जो पार्शियल सीजर होते हैं ना, उनमें सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे जनरल एब्सेंस और एक मायोटोनिक सीजर्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल ब्लॉकर। एब्सेंस सीजर के लिए सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पार्शियल सीजर के लिए सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए और मायोटोनिक सीजर्स के लिए बोथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एब्सेंस सीजर के लिए सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। अब जो वैल्प्रोइक एसिड होता है ना, वो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वो थोड़ा सा सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है और थोड़ा सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। तो इसलिए वैल्प्रोइक एसिड हमारा पार्शियल सीजर में भी यूज़ होगा और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो अब इस टेबल में देखते हैं। पहला है हमारा पार्शियल सीजर। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होंगे? जो मैंने आपको बोले, सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो वैल्प्रोइक एसिड एक हो गया, और कौन कौन से थे सोडियम चैनल ब्लॉकर?
कार्बामेज़ेपिन और फिनेटोइन। ठीक है, जनरल टोनिक क्लोनिक में कौन यूज़ होगा? सोडियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ हो सकता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें भी वैल्प्रोइक एसिड, फिनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, एब्सेंस सीजन में हमने क्या बोला कि इसमें सिर्फ हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ होगा, तो इथोसक्सेमाइड और वैल्प्रोइक एसिड। ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे कौन सा होगा? इथोसक्सेमाइड है। और लास्ट हमारे स्टेटस एपिलेप्टिकस, उसमें हमारा लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, फिनेटोइन, फॉस्फिनेटोइन, ये सब हमारा यूज़ होगा। ठीक है, जो हमारा लैमोट्रिजीन है ये हमारे एड ऑन ड्रग्स होते हैं जो ग्लूटामेट गाबा इन सब पे हमारे काम करते हैं। जो ग्लूटामेट गाबा पे काम करते हैं ना वो एड ऑन ड्रग्स होते हैं, उनको ऐड कर देते हैं इनके साथ, या चलो ये भी दे देते हैं। अब हम बस थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे प्राइमरी एंटी एपिलेप्टिक्स हैं। पहला फिनेटोइन है, दूसरा कार्बामेज़ेपिन है, तीसरा वैल्प्रोइक। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, इथोसक्सेमाइड और ये लैमोट्रिजीन, लेवेटिरासेटम और टोपिरामेट। ठीक है, ये हम ऐसे ही बस देख लेंगे मेन। तो फिनेटोइन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो हमारे ये पार्शियल सीजर में यूज़ होगा। ठीक है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, पहले फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, बाद में एंड में आते आते ज़ीरो ऑर्डर का एलिमिनेशन दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो होते हैं उनका इंडक्शन कराता है। ठीक है, तो फिर हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स बढ़ेगी। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सीनियर डिप्रेशन, हाइपरप्लेजिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, गम हाइपरट्रोफी होता है, हिर्सुटिज्म होता है, ऑस्टियोमलेशिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, टेट्राटोजेनिसिटी। इसमें मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, वरना फीटल और न्यूबॉर्न में हमारे डेवलपमेंट एनोमलीज आ जाएंगी, जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये हमारा फिनेटोइन के बारे में था। कार्बामेज़ेपिन के बारे में क्या है? इसका भी एकदम सेम फिनेटोइन की तरह है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। हमारा सीजर स्टेट में यूज़ होता है, पार्शियल वाले में। ठीक है, और जनरल टोनिक क्लोनिक में भी यूज़ हो सकता है क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ड्रग ऑफ चॉइस है ये हमारे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के लिए। ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ये भी हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करता है और अपना ही मेटाबॉलिज्म को शुरू कर देता है। साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स: सीनियर डिप्रेशन, ऑस्टियोमलेशिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस और एडीएच का सिक्रेशन को बढ़ा देना। ठीक है, और टेट्राजेनिसिटी ये भी शो करता है, तो इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आता है वैल्प्रोइक एसिड पे, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके। ठीक है, क्योंकि ये गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इट इनहिबिट्स द गाबा ट्रांसएमिनेज। अब गाबा ट्रांसएमिनेज हमारा बढ़ेगा तो डिग्रेडेशन गाबा का कम होगा। ठीक है, क्योंकि इनहिबिट हो गया ना गाबा ट्रांसएमिनेज, तो डिग्रेडेशन कम हुआ तो गाबा की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। अब गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन है तो डिपोलराइजेशन ये करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये गाबा वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी वर्क करता है। ये हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। तो ये मेनली सारे सीजर्स में हमारा यूज़ होता है। और मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बाइपोलर मेनिया को भी ट्रीट करता है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स वही इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450 है। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? हिपैटोटॉक्सिसिटी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पैनक्रियाटाइटिस, एलोपेशिया, ओबेसिटी भी करता है और टेट्राजोनजेनिसिटी भी करता है। ठीक है, इसमें स्पाइना बाइफिटा कॉज कर देता है हमारा डेवलपमेंट एनोमली। अब क्योंकि यहाँ पे एलोपेशिया हो रहा है, एलोपेशिया मतलब हमारे हेड के एक किसी भी कोई स्पेसिफिक रीजन में वहाँ से हमारा हेयर लॉस हो जाना, तो इसलिए हम इसको माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में अगर एकदम ज़रूरतमंद हो ना किसी वुमेन को, किसी लेडी को, तभी देते हैं, वरना बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि अच्छा मतलब नहीं, प्रेफरेबल नहीं है। फिर आता है हम लास्ट इथोसक्सेमाइड में। ये ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे एब्सेंस सीजर के लिए। एब्सेंस सीजर के लिए मैंने क्या बताया था कि इसमें हमारे सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ होंगे। इथोसक्सेमाइड का मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉकेड ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, और किस में यूज़ है हमारी एब्सेंस सीजर में। दूसरे छोटे मोटे और एंटी कन्वर्जेंट्स कौन से? लैमोट्रिजीन जो कि ग्लूटामेट और सोडियम चैनल का ब्लॉकर है। ठीक है,
लेवेटिरासिटम, ये भी ऐसे ही हमारा मैकेनिज्म अनक्लियर है, GTCS में यूज़ होता है। टोपिरामेट, ये हमारा सेम ग्लूटामेट और सोडियम चैनल ब्लॉकर है, गाबा फैसिलिटेटर है। वेट लॉस इसका साइड इफ़ेक्ट है। ऐसी फेल्बामेट और गाबापेंटिन, ये और भी हमारे बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक्स एड ऑन ड्रग्स है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यार अवॉइड करना एब्रप्ट विड्रॉल, अगर क्योंकि जब भी हम एंटी कन्वर्जेंट वाली थेरेपी देते हैं, एंटी एपिलेप्सी की थेरेपी देते हैं, तो वो ना 2-3 साल तक चलती है, मिनिमम 2 साल तो चलनी है। 2 साल विदाउट एनी सीजर फ्री, ठीक है। अगर आपको ट्रीटमेंट चल रहा है तो बीच में कोई सीजर नहीं आना चाहिए, और ये 2 साल 3 साल तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बार ठीक हो गए तो एकदम से दवाई मत छोड़ देना यार, ठीक है। धीरे धीरे हमारी डोज कम कर करके लाना, वरना वापस सीजर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये था हमारा सब कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, पर CNS अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।